भारत के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद अगर किसी प्रदेश पर सबकी नजर होती है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज हुआ एक गठबंधन बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वह गठबंधन है हैदराबाद की एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूं कहें हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जो कि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। आज प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। ये गठबंधन कैसा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसमें और जो अन्य दल जुड़ने वाले हैं ये क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आवेश तिवारी जी रायपुर से, जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बनारस से इनका ताल्लुक है जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हुआ करते हैं। तो हम बात करेंगे आवेश तिवारी जी से। आवेश जी, आपका स्वागत है tribunhindu.com पर। जी नमस्कार आप जकारिया जी। ये गठबंधन जो हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला जरूर है और इसके निसंदेह हैरत अंगेज परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने बताया कि मैं बनारस का रहने वाला हूं और जो ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुहेल देव पार्टी, ये बेसिकली पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बनारस के आसपास के इलाके हैं वहां पर गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ और देवरिया हुआ, सोनभद्र चंदौली का जो इलाका है वहां से जुड़े हुए जो विधानसभा क्षेत्र हैं 35-40, वहां पर इस पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व है। देखिए एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर ने भले ही अपनी पार्टी को सुहेलदेव समाज के लिए राजभरों के लिए रख रखा हो, नाम पे रखा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो राजभर समाज है वो सब्जी बेचने वाला हो, वो कुम्हार हो, वो रिक्शा चलाने वाला हो, एक बड़ा वर्ग है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि समाज का जो एक निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो पूरे के पूरे उनके साथ जुड़े हुए हैं। यह बड़ी चीज। एक बात मैंने गौर किया है कि अगर समाज के अगर जातिगत स्तर से हटके देखा जाए तो उनकी पार्टी में तो मैंने सवर्ण समाज के भी प्रवक्ता देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखे हैं और आपको बताऊं इसको शुरुआत कहिए। दरअसल अब तक उत्तर भारत की राजनीति में एक बड़ी समस्या आ रही थी कि ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम थी जो मुस्लिम समुदाय का सीना ठोक करके प्रतिनिधित्व करें। तो एआईएमआईएम जो है वो सीना ठोक के प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अच्छा, एक डर रहता है, एक डर रहता है जहां ओवैसी का नाम आता है गठबंधन से, इसलिए दूसरे दल बचते हैं कि कहीं ध्रुवीकरण ना हो जाए दूसरी पार्टियों के पक्ष में। भाई देखिए ध्रुवीकरण हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन ओवैसी को तो अपनी राजनीति करनी है कि नहीं करनी है? उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उनको गठबंधन बनाने का अधिकार है कि नहीं है? हम ये क्यों भूलते हैं कि उनको गठबंधन बनाने का अधिकार नहीं है? हम ये क्यों भूलते हैं कि नहीं जैसे अन्य लोग हैं वैसे वो भी हैं? इस बात को कहने में क्या दिक्कत है? इस बात को समझने में क्या परेशानी है? सारी समस्याएं तो यहीं से। अच्छा, इस गठबंधन में कहा जा रहा है कि इस गठबंधन में अन्य छोटे दल भी साथ आ सकते हैं। तो बिल्कुल। जैसे जैसे मान लीजिए, और बहुत से नेता जो हैं एमआईएम के संपर्क में हैं, बहुत से जो नेता हैं छोटी पार्टियां वो ओम प्रकाश राजभर हैं उनके संपर्क में हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक छोटा मोटा गठबंधन, छोटी पार्टियों का एक गठबंधन बन जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह का प्रभाव ये गठबंधन डाल सकता है? ना 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 ना, दूर का देखिए ये छोटा गठबंधन नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आरएलडी इस गठबंधन के साथ जाएगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो आरएलडी कांग्रेस के साथ कभी सपा और बसपा के साथ जाया करती थी वो इस गठबंधन के साथ जाएगी। वक्त आने जी आपको दिखाई देगा। एक वक्त था कि मुझे लगता है कि अगर ये गठबंधन फ्रूटफुल होता है तो इस बात में आश्चर्य में नहीं रहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी इस ग्रुप के साथ चली जाए। समाजवादी पार्टी? इस बात से देखा नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी भी इस ग्रुप के साथ
जा सकती है। तो अभी तक क्या प्रभाव नजर आया है इसका? जी, इसका सबसे बड़ा प्रभाव नजर ये आया है कि समूचे इस गठबंधन के सामने आने के बाद जो सबसे भय का वातावरण है वो बीजेपी में है और दूसरे नंबर बहुजन समाज पार्टी में है। बीजेपी इसलिए घबराई हुई है कि देखिए, यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का, दलितों का, अति दलितों का वोट धुआंधार योगी जी के पक्ष में पिछले चुनाव में गया था और शायद इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की ताकत काफी गुना बढ़ गई है। ओवैसी के साथ मिलने से ओम प्रकाश राजभर की ताकत बढ़ गई है। तो होगा क्या, अब बीजेपी की चिंता बढ़ी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम अपनी साख बचाएं। आपको क्या लगता है, अगर राजभर समाज और मुसलमान मिल करके बनारस की संसदीय सीट पर कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। और आपको बताऊं जकारिया जी, बड़े आश्चर्य की बात कि कई कई बार मैंने देखा है लोकसभा चुनावों में खास तौर से कि एक जाति विशेष का वोट जो होता है, एक पूरी तादाद में बड़ी संख्या में अप्रत्याशित तौर पर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में चला जाता है। जैसे कि चंदौली की सीट है, चंदौली में मल्लाहों का एक पूरा का पूरा वहां परंपरा रही है, मल्लाह जिसको वोट देते हैं वो जीत जाता है। कभी फूलन देवी जीत गई, कभी नरेंद्र कुशवाहा जीत गया। आप समझ रहे हैं ना। इसी तरह से राजभर समाज का वोट है, वो भी इसी किस्म का है। नहीं, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या वाकई में कुछ एक लोगों के अंदर प्रभाव है, या उनकी पार्टी लोगों के अंदर कुछ प्रभुत्व रखती है? ये मतलब बिल्कुल एक रखती। गठबंधन होना एक अलग चीज है, पार्टियां हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर का कुछ वोट बैंक है? बिल्कुल है, और वो प्रभाव भी रखते हैं और केवल प्रभाव नहीं रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा सम्मानित नाम है कि आप कल्पना करिए कि अमित शाह को ओम प्रकाश को राजभर को बुलाकर बात करनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को अनदेखा नहीं कर सकते थे। और वो ऐसे जिद्दी आदमी है कि भी कोई सत्ता में रह के मंत्री पद होते हुए छोड़ दिया तो कुछ ताकत तो होगी। तो ओम प्रकाश राजभर की ताकत को कम करके नहीं आजमाना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, असदुद्दीन ओवैसी का भी कद बढ़ा है इसको लेकर के। लेकिन यह जरूरी है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी वगैरह भी इसके साथ जुड़ेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट है, हम यूं मान के चलें कि अगर यह गठबंधन होता है तो पूरी तरह से यादव वोट एक तरफ रह जाएगा और मुस्लिम वोटर जो है काफी हद तक एआईएमआईएम और राजभर के साथ जा सकता है। और अगर आरएलडी भी इस गठबंधन में आ जाती है तो जाट वोटर का भी एक बड़ा इस गठबंधन में भूमिका हो जाएगी। अखिलेश यादव के सामने दुगनी चुनौतियां हैं, या तो इस गठबंधन के साथ जाएं, इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, या फिर किसी कोई दूसरी तरीका अपनाए कि मुस्लिम वोटर उनसे बाहर ना जाए। आजम खान जेल में है, देखिए अब निकल के आते हैं तो क्या राजनीति मोड़ लेती है ये सवाल उठ रहा समाजवाद। है कि आजम खान जेल पे हैं, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को जिस तरह से इन चीजों का विरोध जताना चाहिए था, अपने पार्टी के लगभग मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे बड़े नेता, तो एक मैसेज मुस्लिम समाज के अंदर जाता हुआ नजर आया है इसका कि मुलायम सिंह, बिल्कुल, और तो ये क्या इसका असर पड़ेगा? नाराज है, बहुत नाराज है। और हमको लगता है कि ओवैसी ने इसी अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की है। तो अखिलेश यादव के लिए ये चुनौती ज्यादा होगी। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चुनौती बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी होगी। कांग्रेस के पास तो न पाने को कुछ है, न खोने को कुछ है। अगर कल को आरएलडी और ये लड़ते हैं, कहते हैं कि हम चुनाव के बाद कांग्रेस का साथ भी गठबंधन कर सकते, कांग्रेस कर लेगी अधिक से अधिक। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो बीजेपी का होने जा रहा है और उसके बाद समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात तो मान के चलिए, उत्तर प्रदेश में जो अगला चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहीं नहीं रहेगी फ्रेम में। अगर जो चुनाव होना है वहां पर हमेशा यूपी की परंपरा रही है, त्रिकोणीय होता है। तो दो कोण तो तय है, एक बहुजन समाज, एक बीजेपी का और एक समाजवादी पार्टी का। तीसरा कोण क्या होगा, इस कोण की आधारशिला आज रख दी गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बड़े अहम इशू पर। हम यूपी चुनाव पे बीच बीच पे आपसे बात करते रहेंगे। अभी तो 2 साल है, पर जी चुनावी बिल्कुल। सरगर्मियां जो हैं बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। तो इस संबंध में हम बात करते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा जी है। ट्रिब्यून हिंदी जी डॉट जी। कॉम के दर्शकों से मेरी अपील है कि अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें बताएं कि आपको यह चर्चा कैसी लगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।